जो आज साढ़ जिसको हम बोले तो साढ़ की वजह से किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार? एक तो वर्षा असमय में हुई, दूसरी बात यह है कि इस वक्त स्थिति बड़ी ही विषम थी खेती की। किसान की सारी लागत उसकी खेती में है और धान में 3 अवस्थाएं हैं। कुछ तो बालियां अंदर हैं, गलोथा में हैं, कुछ बालियां बाहर निकल गई हैं, कुछ बालियां लटक रही हैं। लोग कहते थे गौ हत्या बंद हो। आज अगर इस सरकार ने कोशिश करी कि गोवंश की हत्या को लेकर के इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद उन्होंने ये भी कोशिश करी कि गौशाला, तो गौशाला में सरकार की ओर से मान लिया कुछ कमियां रह जाती हैं, तो तमाम जानवर मर जाते हैं, उनकी सही सेवा नहीं हो पाती है, उनको सही चारा नहीं मिल पाता है। तो साहब हम 8 रखेंगे तो 8 नौकरी दीजिए। क्यों नौकरी दीजिए सरकार? भाई आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी आप खरीदते 7 लाख की 8 लाख की, सरकार से पूछ कर नहीं खरीदा था। तो आप खानती है वो पैसा ले लेता, किसी से उसका पैसा मिल गया कि हाँ जो कड़ाकुल पक्षी आते थे आना बंद कर दिए। आपके गांव में छोटी मोटी चिड़ियाँ तमाम थी वो खत्म हो गई। भैंस का ताज़ा गोबर इसमें आप भर दें, ऊपर से 1 इंच मिट्टी डाल करके ढक दीजिए इसको। आप तो यही बात अभी है किसी की सरकार नहीं में आप कहते तो हल्ला होता है, क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, जिसके पास ज़्यादा वोट है उसकी सरकार बन गई। और उसी उचित तंत्र से मतलब नहीं, वोट से मतलब है। तो जब वोट उसके चाहिए तो आप हल्ला कहते हैं सब माफ़ हो माफ़ हो माफ़ हो। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक पद पर रहते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, और इनके पास जो अनुभव है ये बराबर लोगों तक अपने ज्ञान को आज भी पहुंचा रहे हैं। और ऐसी शख्सियत का नाम है श्री सिंहासन प्रसाद शर्मा जी। आइए हम मिलते हैं सीधे सिंहासन प्रसाद शर्मा जी से। नमस्कार सर। धन्यवाद महोदय। सर, आपने कृषि विभाग में जुड़ करके अपनी सेवा देते हुए लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाई हैं। उसके बाद भी आज भी जैसा कि मैं जानता हूं कि कहीं भी कृषि संबंधित विषयों को लेकर के अगर कोई सेमिनार होता है, कोई आयोजन होता है, कोई बृहद मेला होता है, चाहे वो जनपद स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे कोई संगठन के लोग आपको कृषि संबंधित विषयों की जानकारी देने के लिए बुलाते हैं, तो आप वहां पर ज़रूर जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप मुझे याद करते हैं, लोग मुझे याद करते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और क्या हो सकती है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जहाँ तक हमसे हो सकता है अब भी हमारा प्रयास होता है कि कोई सवाल किसान का हो या किसी संस्था का हो या किसी का हो, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरह से उसका जवाब उनको ज़रूर मिले, समाधान उनको मिले, उसका निरूपण हो और उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो। विभाग में लोग अपनी सेवा देते हुए बहुत सारे लोग अपने टाइम को पूरा कर लेते हैं, पर उसी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जानकारियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचते रहते हैं। और ऐसे हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी। तो आइए इनसे बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो बेतहाशा बारिश हुई है, अचानक से बारिश हुई और यूं कह लें कि बेमौसम बारिश हुई, जब पानी की ज़रूरत पता नहीं थी कि नहीं थी, इस विषय में आप ही बता पाएंगे, तो इसका हमारे खेती किसानी पर क्या प्रभाव पड़ना है? देखिए, खेती किसानी एक ऐसी विधा है जो प्राकृतिक प्रकोप से हमेशा प्रभावित होती है। और किसान के लिए सबसे बड़ा जोखिम है प्राकृतिक आपदा। प्रकृति पर किसी का कोई नियंत्रण है नहीं, और इस चीज़ के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उत्तरदायी होता है। लोग प्राय होता यह है कि लोग एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी थोपते हैं कि साहब वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार उनको ये करना चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए ये हमको समझने की आवश्यकता है। जैसे यह बरसात हुई, बरसात से निश्चित रूप से किसानों का नुकसान हुआ है, बहुत बड़े पैमाने नुकसान हुआ है। क्योंकि एक तो वर्षा असमय में हुई, दूसरी बात यह है कि इस वक्त स्थिति बड़ी ही विषम थी खेती की। किसान की सारी लागत उसकी खेती में है और धान में 3 अवस्थाएं हैं। कुछ तो बालियां अंदर हैं, गलोथा में हैं,
कुछ बालियाँ बाहर निकल गई हैं, कुछ बालियाँ लटक रही हैं। तो जो बालियाँ बाहर निकल गई हैं और लटक रही हैं उनमें तो कोई नुकसान नहीं है, खाली गिरने का नुकसान है। अगर फसल गिर गई उससे थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन जो फसल फूल पुष्पावस्था में थी, जिसमें फूल हुए थे बाली में, उनका तो सर्वनाश है बिल्कुल। सब कुछ उनका ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। वो जो गलोथा में है उसमें जो स्थिति है कि अगर गिर गया, फसल गिर गई तो उनका नुकसान है, और नहीं गिरती है तो उनको कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उनका होगा, नहीं पाएगा उसमें। और कुछ बड़ी बात एक और है कि प्राकृतिक आपदा की जोखिम को समझते हुए सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है, और इसी के चलते एक योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन इसमें ऐब यह है कि न तो किसान को उसकी पूरी जानकारी हो पाती है, न ही जो इससे जुड़े हुए स्थानीय कर्मचारी हैं वो इसमें जो है विशेष रूप से रुचि लेते हैं, और हर हाल में किसान को ही दिक्कत उठानी पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान फसल बीमा योजना जिसकी जानकारी जन जन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसमें जैसा कि आपने बताया है कि लोग इसके बारे में जानकारी इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि विभागीय लोग जन जन तक पहुंच करके ये बातें पहुंचाते नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। आइए कुछ सवाल आपसे और करते हैं कि किसानों की इधर बहुत सारी बातें मैंने सुनी, बहुत सारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं से एक बात और निकल करके आई कि पशु जो आज सांड जिसको हम बोलें, तो सांड की वजह से किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पशुओं की जो समस्या है यह केवल आपके यहाँ की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसके लिए शिकायत हो रही है। इसके लिए सब लोग इससे त्रस्त हैं, और वाकई इससे नुकसान हो रहा है, और किसान इस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार कुछ पहल करना चाहती है, तमाम उन्होंने गौशालाएँ बनवाई हैं, तमाम वो व्यवस्था उन्होंने दी हैं, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं है, और किसान को हर हाल में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें दो एक बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको किसान थोड़ा सा अगर अपना समय उसमें लगावें, अपना परिश्रम उसमें लगावें, तो उनसे उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं स्वयं एक नहीं अनेक जगहों पर हमने ये बात उनके सामने रखी है। तमाम लोगों ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन हमको आज तक कोई ऐसा एक भी किसान नहीं मिला जो कहे साहब हमने किया, हमको लाभ नहीं हुआ, या कम लाभ हुआ, या ज़्यादा लाभ हुआ, और बिना उनके हम फीडबैक के इस पर कुछ अपनी टिप्पणी हम कर नहीं सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी दवा जो घर में आप बना सकते हैं, और आपके खेत में कोई भी चौपाया, कोई 4 पैर वाला कोई भी जानवर आपके खेत में 29 दिन तक नहीं जाएगा, गारंटी है एकदम इसकी। उसका नाम है कामधेनु फसल संरक्षण रसायन। लेकिन किसान इसको आलस बस या असावधानी बस इसको कर नहीं पाते हैं। इसमें होता यह है कि एक अनुपात बता रहा हूँ आपको, उसको कमियाँ बना सकते हैं। गोमूत्र 20 लीटर, नीम की ताज़ी पत्ती 5 किलोग्राम, मदार की पत्ती 2 किलोग्राम, धतूरा की पत्ती 2 किलोग्राम, आधा किलो लहसुन, नीम की गिलोली, नीम के जो बीज होता है दाना उसको कूट के उसमें डाल दीजिए, और तंबाकू, ये जो तंबाकू पत्ते तंबाकू होती है लंबी वाली, नवाबगंज में पैदा होती है, इसके आधा किलो आप सबको लेकर के किसी अपने बर्तन में आप इसको बंद कर दीजिए। बर्तन मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, धातु का हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, उसको एयर टाइट आप कर दें। यदि गर्मी का दिन है तो सुबह शाम आप रखें, जाड़े का दिन है, बरसात का दिन है, आप दिन भर बाहर छोड़ दीजिए, ढक करके उसको आप बंद कीजिए, एयर टाइट बंद कीजिए, बिल्कुल हवा न पास हो, और उसको आप अपने यहाँ 40 दिन तक आप रखें धूप में। 40 दिन के बाद उसको आप खोल दें, हाथ से मसल करके कपड़े से छान करके घर में आप रख लें। 1 लीटर दवाई 80 लीटर पानी में घोल करके आप जिस भी खेत में छिड़काव कर देंगे, 28-29 दिन तक उस खेत में कोई चौपाया नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी हमारी है। इसका नाम है कामधेनु फसल संरक्षण रसायन। लेकिन किसान कुछ अपनी मजबूरी, जैसे बहुत लोगों ने हमसे कहा साहब इतना कहाँ गोमूत्र मिलेगा, तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि आवश्यक नहीं कि आप 20 लीटर बनावें, आप 5 लीटर बनाइए, आप 2 लीटर बनाइए, आप 1 लीटर बनाइए, लेकिन आप प्रयास करें और हमको पकड़ें कि हमने आपके कहने से यह काम किया, हमको सफलता नहीं मिली, कम मिली या अच्छी मिली, तो उससे हम थोड़ा सा दूसरों को समझाएंगे, बताएंगे, अपनी कमी खोजेंगे और प्रयास करेंगे आपको अच्छा बताया जाए। लेकिन जब तक आपका सहयोग हमको नहीं मिलेगा, यह संभव नहीं है। जब ये भी हो पाएगा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने अगर उपाय बताया तो बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, और हर बार यही होता है कि लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तो सरकारें तो बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, पर खुद से जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम समस्याओं के समाधान की ओर तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। और रह गई बात जो पशु की, बहुत सारे लोग कहते थे गौ हत्या बंद हो। आज अगर इस सरकार ने कोशिश करी कि गोवंश की हत्या को लेकर के इतना बड़ा कदम उठाया, और उसके बाद उन्होंने ये भी कोशिश करी कि गौशाला, तो गौशाला में सरकार की ओर से मान लिया कुछ कमियां रह जाती हैं, तो
लोग अपने आप से भी तो कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर भूसा दान पुण्य के रूप में डाल दें। सरकार उनको खर्चा देती है, एक पशु के ऊपर जोड़ करके खर्चा उनको देती है, लेकिन देखा जाता है कि तमाम पशुपालन हमने सुना है, देखा नहीं सुना है, तमाम जानवर मर जाते हैं, उनकी सही सेवा नहीं हो पाती है, उनको सही चारा नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं आप भी इसके जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, किसान भी जिम्मेदार हैं। खाली है कहना कि साहब वो नहीं कर रहे हैं, यह नहीं वो कर रहे हैं, इससे कोई काम चल नहीं। जब तक अपना काम आप नहीं करें, अपने दायित्व को आप नहीं समझेंगे, तब तक यह काम संभव नहीं है। हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे, दूसरे पर उंगली उठाने की अपेक्षा बेहतर है कि अपने ऊपर उंगली उठावे हो और उसमें सुधार करे, खाली उंगली न उठावे, परिमार्जन करे, अपने में सुधार करे और सरकार की योजनाओं में सहयोग करे। आप कहते हैं साहब हमको भोजन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है, सरकार कहती है 2-3 बच्चे रखो, आप कहते हैं साहब हम 8 रखेंगे तो 8 नौकरी दीजिए। क्यों नौकरी देगी सरकार भाई? आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी आप खरीदे 7 लाख की 8 लाख की, सरकार से पूछ के आपने खरीदा था, तो आप खरीद लिया, 8 लाख का आपके पास इंतजाम था और 100 रुपये का लिए आप नहीं खरीद सकते हैं। क्यों खरीद लीजिए? आप क्या जरूरत है आप खरीदने की? साइकिल चलिए, आप मोटरसाइकिल चलिए आप। तो आप भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की योजनाओं के साथ तो चले। योजनाओं को अगर वह सहयोग नहीं देगा तो सरकार योजना बना करके खाली काम नहीं कर पाएगी। अब चूंकि आपने योजना की बात कर ही दी है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे किसान जो बैंकों से केसीसी के तहत यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पैसे ले लेते हैं फसलों के लिए, खेती किसानी के लिए, पर वो अगली सरकार का इंतजार करते हैं, अगले चुनाव का इंतजार करते हैं कि सरकार अगर किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी तो उसी में हम भी बच जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है बड़ा स्पष्ट, लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाहते नहीं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं कि हित अनहित पशुपक्षी जाना। अपने फायदे को, अपने नुकसान को, अपने भले को, अपने बुरे को पशुपक्षी भी जानते हैं क्या होता है। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमको यह ज्ञान होना चाहिए कि इसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आपकी खेती के 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंध। तो जिसमें पूंजी का विशेष योगदान होता है। श्रम के लिए पूंजी आपको चाहिए, भूमि के लिए पूंजी आपको चाहिए, प्रबंध के लिए पूंजी आपको चाहिए। इसी विचार से सरकार ने केसीसी का प्रबंध किया। लेकिन केसीसी में होता क्या है कि जो स्थानीय कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उनकी तो विशेष गलती है। उनके अंदर जरा भी मानवता वाली बात कोई है नहीं और मनमाने ढंग से उस पर पेश आते हैं, समय से काम नहीं करना चाहते हैं, समय से लाभ नहीं देना चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी किसान की है। वह पैसा ले लेता है केसीसी से, उसका पैसा मिल गया और जाकर के बहू को कोई जेवर बनवा दिए, बेटे को मोटरसाइकिल खरीद दिए, बेटी की शादी कर दिए, वो खर्चा उनके ऊपर बढ़ता रहता है। और केसीसी इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि अगर वो समय से पैसा देते रहें, इसमें यहाँ तक कि 10 रुपया जमा कीजिए, 50 जमा कीजिए, 100 जमा कर दीजिए, आप जमा करते रहें और यदि आप मार्च के अंदर अपना पैसा जमा कर देते हैं, केवल 2.5% सूद आपका बनता है, केवल 2.5%। लेकिन होता क्या है कि कोई तो करना नहीं चाहता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सरकार जो है माफ़ करेगी, हमारा सब काम चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा न सोचें, आप अपने सोच को आप बदलें और जो नियम कायदे कानून उसके तहत आप चलें और व्यवस्था देख करके आप काम करें। उसको आपने खेती के लिए लिया है तो खेती में उसको आप खर्च करें, खेती से जब आपको उत्पादन मिलता है उसका आप सदुपयोग करें और कर्जे को देने का प्रयास करें। मार्च के अंदर आपका कर्जा अगर निपट जाता है तो बाबूजी केवल 2.5% ब्याज से पड़ता है, क्योंकि जो आप पैसा जमा करते हैं उसका ब्याज आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर 2.5%। सोचिए जरा कि मात्र 2.5% ब्याज पर आपको बैंक से केसीसी के अंतर्गत खेती किसानी को अच्छे ढंग से करने के लिए पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि भी चुनाव के दौर में आश्वासन देते हैं लोगों को कि नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं से हम ये ज़रूर समझें कि इसके लिए दोषी कौन है। अगर हम आप जागरूक हो जाएं और समय पर पैसा जमा करते रहें, बैंक का कर्ज जमा करते रहें, तो निश्चित रूप से शायद अच्छा हो सकता है। आइए अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि आज जो खेती किसानी की दयनीय स्थिति बनती जा रही है, तो कहीं से मैंने ये भी सुना है कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का बिना सोचे समझे आधाधुंध इसका जो प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक कारण है। देखिए, इसका परिणाम तो हर एक आदमी के सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन वही मैंने जो आपको बताया ना कि इस पर किसी का ध्यान, जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। और सबसे बड़ी कमी यही है कि हम मानते नहीं हैं। आपने खुद देखा कि आपके यहाँ जो कराकुल पक्षी आते थे, आना बंद कर दिए। आपके गांव में छोटी मोटी चिड़ियाँ तमाम थी, वो ख़त्म हो गई। आपके यहाँ वो जो पहवा होते थे, कोयल होती थी, ख़त्म हो गए। आपके यहाँ तोते आपके यहाँ कम हो गए। आपके खेतों में केंचुए कम हो गए। आपके खेतों में और जीव जंतु जो आपके लाभकारी खेती के लिए वो कम हो गए। आपके यहाँ गैस की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में से बीमारियाँ ना हों। इसका सबके पीछे कारण सिर्फ एक है कि अंधाधुंध कीटनाशक रसायनों का और कृषि उर्वरकों का प्रयोग करना। इसीलिए आज की तारीख में सरकार ने जैविक खेती पर जोड़ना शुरू किया है। आपके पूरे हिंदुस्तान में केवल सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 100%
जैविक खेती होती है। जैविक खेती का मतलब ये होता है कि अपनी खेती को बिना कीटनाशी रसायनों के, बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के हम उत्पादन लें, अच्छा से अच्छा उत्पादन लें, उसको कहते हैं जैविक खेती। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आप जैविक खेती के लिए हमको मना करिए, कीटनाशी रसायन हम न डालें, हम खाद न डालें, उर्वरक न डालें, तो क्या करें भाई, कैसे हमारा काम चलेगा? ये भी हमको उपाय बताइए आप। तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, 2-3 बातें मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। पहली बात कि उर्वरक, सबसे पहले यूरिया की बात आप करते हैं, मेरी गारंटी है, आप किसी खेत को ले लिए, हमारे सामने नाप करके उसको आप रख दीजिए, अपने खेत में हमारे कहने से आप प्रयोग कीजिए, पहले ही फसल में आपकी यूरिया की मात्रा आधी हो जाएगी। अपने खेत में जब आपका खेत खाली होता है, अपने खेत में सनई या ढैंचा आप लगा दें, जब 40-50 दिन की फसल हो जाए उसको पलटवा दें, अपने खेत में सड़ा दें, और अपने खेत में एजिटोबैक्टर कल्चर, बड़ा सस्ता होता है, 1 एकड़ में 2 किलोग्राम। और आप जो है अगर दलहनी फसल है तो उसमें राइजोबियम कल्चर अपने खेती में आप डाल दें। इस पर छूट 70% छूट इस पर है, 70% रसायनों पर छूट है। अपनी खेती में इनको आप डाल दें, पहले ही फसल में आप यूरिया की मात्रा आधी कर लें, हमारी गारंटी है कि आपका एक दाना उत्पादन कम नहीं होगा। ऐसे ही आप फास्फोरस की बात करते हैं, दूसरी चीज़ फास्फोरस है, पोटास आपकी है। फास्फोरस के लिए एक आपको मिलता है PSB कल्चर, PSB का फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। यह आपके खेत में, हमारे खेतों में, हमारी भूमि में जो हमारे प्रदेश की है, हमारे देश की है, फास्फोरस की कमी नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐब होती है, फास्फोरस चलता नहीं है, यह मोबाइल नहीं है। यह जब परिस्थिति बस चलेगा, उसके लिए है PSB का फास्फोरस स्टेबलाइजिंग। आप जब उसको डाल देते हैं कल्चर को, तो आपके खेत में जो फास्फोरस मौजूद है उसको घोल देते हैं और घोल करके पौधों तक पहुंचा देते हैं। और पहले ही फसल में आप 15% फास्फोरस खर्चा आप कम कर लीजिए, दूसरी फसल में आप 30%, तीसरी में आप 45%, चौथी में आप 60, यानी 15 का गुणा करते जाइए, आप उसका गुणक निकालते जाइए, और आपको 15 से 105, 7 फसल के बाद, 3.5 साल के बाद आप एक दाना अपनी खेती में फास्फोरस में डालिए, खेती आपकी होगी। अगली चीज़ आपकी पोटास है। पोटास के लिए आपके गाँव में मदार होते हैं, मदार के कोमल भाग को आप ले लें, पत्ती ले लें, हरे उनके डंठल ले लें, कुछ ले लें, इसको आप अपने खेत में कुट्टी काट करके टैप कटर से, मशीन से अपने खाद के गड्ढे में डाल दीजिए आप। जब यह खाद सड़ करके खाद बन जाएगी, पत्ती और डंठल, ये आप उसको जिस भी खेत में डालेंगे आपको पोटास डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली चीज़ आपकी जिंक है। जिंक के लिए हमारे किसान तमाम परेशान होते हैं, जिंक से तमाम बीमारियाँ होती हैं जिंक की कमी से। जिंक के लिए आपके लिए बड़ा सीधा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है। आपके गांव में जंगल लगा हुआ है, जिसको आप लोग गांव के लोग कहते हैं क्या कहते हैं, वो बनगजरा, उसका नाम पार्थोनियम। इसको आप फूल आने से पहले काट लीजिए ज़्यादा मात्रा में, चेफ कटिंग करके इसका अपनी खेत में खाद के गड्ढे में आप डाल दीजिए। यह खाद सड़ के जब तैयार होगी, जिस भी खेत में आप डालेंगे आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई बात ये कीड़े मकोड़ों की बात। कीड़े मकोड़ों के लिए बस भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कीड़े मकोड़े आपके यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं। जो ज़मीन के नीचे होते हैं उनमें है दीमक है, व्हाइट ग्रब है, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े हैं जो आपकी फसल को नुकसान करते हैं। हमारे किसान भाई परेशान होते हैं और दवा झोंकते हैं उठा करके। नाना प्रकार की दवाइयाँ हैं, तमाम दवाइयाँ कंपनी वाले प्रचार करते हैं, टीवी पर आता है, उसको डालते हैं। इसके लिए मैं सीधा से आपको बात बताता हूँ, बिना पैसे के आपका दीमक नियंत्रण हो जाएगा, पैसा लगेगा नहीं आपका। आप अपने खेत में जब खेत खाली हो, चारों कोनों पर 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दीजिए, मिट्टी निकाल के बाहर आप डाल दीजिए। इसमें आप गोबर का ताज़ा, भैंस का ताज़ा गोबर भर दीजिए, इसमें आप भैंस का ताज़ा गोबर इसमें आप भर दें, ऊपर से 1 इंच मिट्टी डाल करके ढक दीजिए इसको। आप 10-15 दिन के बाद अपने खेत में जाएं, ऊपर की मिट्टी हटा दें, चारों गड्ढों में बाबूजी दीमक भरे हुए मिलेंगे, उनको बिल्कुल बज संख्या को नहीं गिन पाएंगे आप, उनको आप नष्ट कर दें। नष्ट करने के लिए एक जग में आप पानी ले लें, 2 चम्मच उसमें मिट्टी का तेल या डीजल डाल दीजिए, अपने एक गड्ढे में जार पानी आप डाल दीजिए। एक जग पानी आप डाल देंगे, ये कीड़े मकोड़े दीमक हो रहे हैं ये मर जाएंगे। आपको 2 फायदा होगा, दीमक तो मर ही जाएंगे, उससे आपका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, इनसे जीवांश मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में खून होता है, वैसे मिट्टी के लिए जीवांश होता है, खेती के लिए जीवांश होता है। जब जीव मरेगा, जीव धनांश जीवांश, तो जब दीमक मरेगा तो आपकी खेती जीवांश पैदा होगा। अगली बार आप अलग गड्ढा खोजिए, फिर गड्ढा खोजिए, फिर गड्ढा खोजिए बगल में उसके, और जब आपकी फसल बोने को हो तो आप यह काम बंद कर दीजिए, आपके यहाँ दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। अब रह गई फसल के ऊपर जो बीमार कीड़े लगते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे। फसल के ऊपर जो कीड़े लगते हैं उनमें 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। एक तो आप आँख से देखते हैं, एक को आप आँख से नहीं देखते हैं, रात नुकसान करके भग जाता है वो। तो जिनको आप आँख से देखते हैं उनके तो और साधारण उपाय है। आप 5 लीटर गाय का मूत्र लें, 5 लीटर गोमूत्र, उसमें 2 किलो नीम की ताज़ी पत्तियाँ आप डाल दें, कहीं आप रख दें, घर में अगल बगल कहीं रख दें आप। जब 10-15 दिन के बाद पत्ती सड़ जाए, पीली पड़ जाए, काली पड़ जाए, गंध आने लगे, उसको हाथ से मसल करके कपड़े से छान लीजिए, अपने खेत में आप डाल दीजिए। 1 एकड़ के लिए है ये, अपने खेत में 5 बीघे में आप डाल दीजिए। आपके यहाँ कीड़े मकोड़े देखने को नहीं मिलेगा, नुकसान करना तो दूर की बात है। ऐसे कीड़े मकोड़े जो रात नुकसान करके भग जाते हैं, उनके लिए क्या, उनके तो कुछ भी नहीं है।
आप कंडा के राख ले लीजिए, मात्रा भर जितनी आप बो सकें आसानी से उतना आप ले लीजिए। उसमें मात्रा के हिसाब से मिट्टी का तेल या डीजल डाल दीजिए, गीला ना हो, भर भर मतलब खाली गंध उसकी आ जाए, बदबू आ जाए। और दिन डूबने के बाद रात अपने खेत में आप छींट दीजिए, एक कीड़े मकोड़े गायब। नहीं कोई आपका पैसा लगा, नहीं कहीं उसमें आपके यहाँ कोई प्रदूषण पैदा हुआ, आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके पशु स्वस्थ रहे, आपकी ज़मीन स्वस्थ रहे। इससे बिना क्या हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा भाई, बिना किए नहीं होने वाला है। भाषण देने से और खाली जुमलेबाजी से काम होना नहीं है। सरकार अगर कर्जा नहीं माफ़ करती है, बात अभी आई KCC की, सरकार नहीं माफ़ करती तो हल्ला होता है, क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, जिसके पास ज़्यादा वोट है उसकी सरकार बन गई। और उसी उचित तंत्र से मतलब नहीं, वोट से मतलब है। तो जब वोट उसको चाहिए तो आप हल्ला करते हैं, सब माफ़ हो माफ़ हो माफ़ हो, तमाम हल्ला होता तो माफ़ करते हैं कि हमको वोट मिलेगा। आप स्वयं सोचिए कि माफ़ करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा है, क्यों माफ़ हो जाए आपका। आपने लिया तो पूछ के किसी लिया था, माफ़ किया जाए, क्या किया जाए। बहुत सारे लोग बैंकों से कर्ज ले लेते हैं और उसको समय पर चुकाते नहीं हैं, अगली सरकार का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह से लोग सरकारों पर दोषारोपण करते रहेंगे और ये रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशी दवाओं का जो प्रयोग करते हैं, तो इस पर 10-12 साल बाद ज़मीन आपकी बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है और इसका दुष्परिणाम सभी को भोगना पड़ेगा। और सोचिए ज़रा कि हम चाहे जितने रुपए पैसे हो जाएं, लेकिन अनाज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेट भरने के लिए तो हम अनाज ही खाएंगे, रोटी और चावल और दाल, यही सब तो हमें चाहिए। क्योंकि बात खेती किसानी हो रही है, इस वक्त बड़ी ज्वलंत समस्या किसान के सामने, जो किसान बिल्कुल समझ नहीं रहा है, एकदम नहीं समझ रहा है। रोटावेटर, मैं आपसे कहता हूं कि आज की तारीख नोट कर लें, 25 साल तक अगर रोटावेटर का ही प्रयोग हुआ तो आपके खेत बंजर हो जाएंगे, एक दाना से पैदा नहीं होगा, स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रोटावेटर का प्रयोग आप करें, लेकिन हर फसल में एक जुताई अपने खेत में कल्टीवेटर हरों से अवश्य करवा दें। आपकी ज़मीन आपके पुष्ट दर पुष्ट आपका साथ देगी, आपके नाती पोता से सुख रहेंगे और किसी प्रकार का विकास नहीं होने पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, हर फसल में एक जुताई आप कल्टीवेटर हरों से करवा दें, आपकी मिट्टी अमर अजर रहेगी, आपको उससे लाभ मिलेगा। ये हमारा निवेदन समझिए आप, हमारा निवेदन, हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से, सभी लोगों से, कि आप रोटावेटर पर एकदम निर्भर न रहें। रोटावेटर के साथ साथ एक जुताई कम से कम आप कल्टीवेटर हरों से अवश्य करवा दें, अन्यथा ज़मीन हमारी बिल्कुल बिल्कुल बर्न हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं पैदा होगा। थैंक यू। बहुत सारे लोग रोटावेटर पर डिपेंड हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई है आदरणीय SP शर्मा जी ने, और मैं समझता हूं कि आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। आप देख रहे थे सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ चैनल में मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने मिलवाया आपको श्री सिंहासन प्रसाद शर्मा जी से, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाई है। और मुझे ये विश्वास है कि अगर आप इनकी बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और आपको खुद से सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं आप सभी लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शिवपूजन कैमरामैन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।